नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, क्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जाना जा सकता है कि किसी भी बच्चे का जन्म कब होने वाला है? मतलब गर्भाधान काल से अथवा प्रश्न काल से, या ज्योतिष शास्त्र के किसी भी विधा से यह जाना जा सकता है कि जो भ्रूण है उसका विकास किस क्रम से होते हुए कौन से मास में, कौन से तिथि को, कौन से नक्षत्र में, कौन से दिन में उसका जन्म होने वाला है? क्या यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो काल विधान शास्त्र समझा जाता है। काल के शुभाशुभत्व घटनाओं का विवरण ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी विधा है कि जिसे हम देख करके ग्रह स्थितियों का अंदाजा लगा करके यह हम जान सके कि माता का जो प्रसव है वो अमुक दिनांक को होगा? मतलब बच्चे का जन्म, जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु का जन्म अमुक मास के, अमुक पक्ष के, अमुक तिथि को होगा, अमुक नक्षत्र में उसका जन्म होगा। क्या यह जाना जा सकता है? मतलब कहने का साफ साफ यह है कि किसी भी बच्चे का जन्म कब होने वाला है, क्या यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है? क्या कोई ऐसी विधा है कि जिससे हम जान सके, समझ सके कि आने वाला जो शिशु है वह कौन सी तारीख को उत्पन्न होने वाला है? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें ना, तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रतिपादित की गई हैं, ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिसको देख करके होने वाले शिशु का परिज्ञान किया जा सकता है कि कौन सी तिथि में वह उत्पन्न होने वाला है। आचार्य वराह मिहिर से लेकर के अभी तक जितने भी आचार्य हुए हैं ना, उनमें से बहुत सारे आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट रूप से निर्देशित भी किया है कि किसी भी बच्चे का जन्म कब होगा उसका परिज्ञान किया जा सकता है। हमारे व्यक्तिगत संपर्क में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही बता देते हैं, और उनका अनुभव जब उन्होंने साझा किया, शेयर किया मेरे साथ, तो वो ऐसा कई बार बताए हैं कि अमुक जातक का जन्म कब होने वाला है वो मैंने पहले ही लिख करके दे दिया था, और उसी समय पर, उसी दिनांक में, उसी पक्ष में, उसी मास में और उतने ही समय पर उस बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी विधा नहीं है जिसके माध्यम से हम हम न जान सके कि शिशु का जन्म कब होगा। ज्योतिष शास्त्र में जितने भी शुभ अशुभ अथवा जितने भी खगोलीय घटनाओं से संबंधित अथवा काल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब का विवरण ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। और कई बार आपने सुना भी होगा, आपके जो भी आसपास के दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी अथवा जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको बताते भी होंगे कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने ज्योतिषी ने ऐसा कहा था कि इतने समय पर उसका जन्म होगा, और वास्तव में वैसा हुआ भी। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का ग्रह स्थितियाँ क्या हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय यह है, और आपको ये विषय अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा जो यह बता सके कि होने वाले बच्चे का जन्म कब होगा। 1-2 दिन का अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसी विधा प्रतिपादित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आधुनिक विज्ञान की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, तो मेडिकल साइंस जैसे 9वें मास से बच्चे का प्रसव होना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चे का जन्म 9वें मास से होना शुरू हो जाता है। तो मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि 36 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह के ऊपर तक के बीच में शिशु का जन्म होता है। तो यदि जो भी आपका डेट है, तो उस डेट से जो डॉक्टर होते हैं वो लगभग एक एवरेज निकाल करके दे देते हैं कि इतने समय से इतने समय के बीच में जातक का जन्म होगा, शिशु का जन्म होगा। वो अपना एक कैलकुलेशन करके बता देते हैं। तो ठीक कुछ वैसा ही कैलकुलेशन ज्योतिष शास्त्र में भी है। तो इसकी 2 मुख्य विधियां प्रतिपादित होती हैं, उन दोनों के विषय में हम चर्चा करेंगे, और एक उदाहरण के माध्यम से भी उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब हम आचार्य वराह मिहिर को पढ़ते हैं तो उन्होंने बृहद जातक ग्रंथ में, लघु जातक अपने ग्रंथ में उन्होंने इस बात का संकेत किया हुआ, और वो कहते हैं कि गर्भाधान काल में, मतलब जब पति पत्नी का परस्पर संयोग हो रहा है पुत्र कामना से, संतति कामना से, तो उस गर्भाधान काल में चंद्रमा जिस राशि के जितने द्वादशांश पर स्थित है, उतने ही राशि के उतने ही द्वादशांश पर जब चंद्रमा 10वें महीने में प्रवेश करेगा तो शिशु का जन्म होता है, ऐसा आचार्य निर्देश करते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों ने भी बताया हुआ है। जो प्रामाणिक व्यवस्था है उसी की मैं आज चर्चा करूंगा। बहुत सारे नियम इसके लिए बताए गए हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे सरल जो सूत्र प्राप्त हुआ मुझे ना, तो वो है प्रश्न मार्ग के 18वें अध्याय में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं कि प्रश्न मार्ग में आचार्य कहते हैं कि जब आपका प्रश्न लग्न
प्राप्त हो रहा हो, मतलब कोई आपसे पूछने आए कि मेरे शिशु का जन्म कब होगा, कौन से नक्षत्र में होगा, कौन सी तिथि में होगा, तो उस प्रश्न लग्न के आधार पर, प्रश्न कुंडली के आधार पर, अथवा गर्भाधान काल का समय यदि परिज्ञात है तो भी उसके आधार पर बच्चे का जन्म ज्ञात किया जा सकता है। तो आचार्य ऐसा निर्देश करते हैं और कहते हैं कि जो प्रश्न काल में सूर्य और चंद्रमा है, इन दोनों के राशि अंश कला विकला को हम लिख लेंगे और इन दोनों के राशि अंश कला विकला का योग कर लेंगे। योग करने पर जो हमारा योगफल प्राप्त होता है, उस योगफल को 12 से जब हम घटाएंगे तो जो शेष फल प्राप्त होता है, उस शेष फल में उतने आगे वाले मास में चंद्रमा उसी राशि, उसी अंश, उसी कला और उसी विकला पर आता है तो शिशु का जन्म होता है। तो एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न लग्न के 18वें अध्याय के 116वें श्लोक में इस बात का आचार्य उल्लेख करते हैं, आप देख सकते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हमें ग्रहण करना है चंद्रमा को, सूर्य को। सबसे पहले हम प्रश्न काल, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आता है, कोई माता प्रश्न पूछने आती है अथवा कोई पिता प्रश्न पूछने आता है, तो प्रश्न काल के समय में केवल चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों को हमें पकड़ना है। तो पहले हम सूर्य को पकड़ेंगे, तो सूर्य का जो राशि अंश कला विकला प्रश्न काल के समय होगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर प्रश्न काल हमने कल्पित किया है, तो उसमें 4, 8, 12, 25 ये सूर्य का राशि अंश कला विकला मान है। इसके बाद दूसरा हम पकड़ेंगे चंद्रमा को, तो चंद्रमा का जो है 3, 10, 15, 45 ये उसके राशि अंश कला विकला का मान है। इन दोनों को हमने जोड़ा, मतलब स्पष्ट सूर्य और स्पष्ट चंद्रमा को जब हमने जोड़ा तो 7, 18, 28, 10 हमें प्राप्त हुआ। ये हुआ हमारा योगफल सूर्य और चंद्रमा को जोड़ने के पश्चात। अब इस योगफल को हम 12 में से घटाएंगे, जैसा कि आचार्य निर्देश करते हैं। तो कहते हैं कि 12 में से इस योगफल को हम घटाएंगे। तो 12 में से जब इस योगफल को हमने घटाया तो 4, 11, 31, 50 प्राप्त हुआ। मतलब सिंह राशि का 11वां अंश, 31 कला और 50 विकला, ये हमें प्राप्त हुआ। तो जब भी चंद्रमा उस मास में, यहाँ पर मास का अभी हम बता रहे हैं विवरण उसका कैसे निकालेंगे, तो जब भी चंद्रमा 4, 11, 31, 50 पर आएगा तो उस शिशु का जन्म होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर शंका उत्पन्न ये हो जाती है कि 4, 11, 31, 50 मतलब चंद्रमा जो है एक मास में सभी 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। तो ये स्थिति तो प्रत्येक मास में उत्पन्न होगी, मतलब कर्क राशि हो अथवा सिंह राशि, कोई भी राशि हो, तो एक महीने में एक बार तो वो राशि जरूर आएगी। तो कौन से महीने में बच्चे का जन्म होगा ये हम कैसे जानेंगे, क्योंकि चौथे महीने में हो, 5वें महीने में, ये हम कैसे परिज्ञान करेंगे। तो उसके लिए ये है कि कम से कम उससे यह पूछ लेना होता है, जो भी माता अथवा जो पिता है, तो उससे यह अवश्य आप जान लीजिए, उससे ये सूचना प्राप्त कर लीजिए कि कितने महीने का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है या 3 महीने का गर्भ है, 4 महीने का गर्भ है। तो जितने भी महीने का गर्भ है ना, उस महीने को माइनस कर दीजिएगा और जो शेष बचेगा तो 10वें महीने में, क्योंकि देखिए 9वें महीने तक गर्भ की पुष्टि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है, तो 10वें महीने में बच्चे का प्रसव होता है, गर्भ का प्रसव होता है। तो जितने महीने बीत चुके हैं ना, उतने महीने को माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे महीने में कोई महिला पूछने आई हुई है, तो 2 महीना लगभग उसका बीत चुका है, तो उस समय का हमने जो प्रश्न काल बनाया, तो उस 2 महीना बीत चुका है, लेकिन जो हमारा राशि अंश कला विकला आ रहा है तो वो तीसरे महीने में भी वही आएगा, चौथे महीने में भी वही आएगा। लेकिन जब वो 4, 11, 31, 30 जो है आगे आपके 10वें महीने में प्राप्त होगा, मतलब 2 महीना तो ऑलरेडी आपका बीत चुका है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मतलब 7 महीने आपके पूरे जब बीत जाए, जब 8वें महीने में चंद्रमा गोचर वर्ष 4, 11, 31, 50 पर आएगा, तो उस समय शिशु का जन्म कहना चाहिए। तो पहले ये जान लेना अनिवार्य होता है कि गर्भ जो है कितने महीने का है, नहीं तो चंद्रमा तो एक राशि पर 2.25 दिन रहता है और एक पूरे भचक्र पर तो 1 महीने रहता है, तो वो राशि हर महीने में रिपीट होगी। तो उसके लिए सबसे सरल विधि यही है कि पहले यह जान लें कि कितने महीने का गर्भ हो चुका है, तो उसको उसमें माइनस कर देंगे और जितने आगे बचे हुए हैं तो 10वें महीने में उस राशि, उस अंश, उस कला और उस विकला पर चंद्रमा यदि आता है तो शिशु का जन्म कहना चाहिए। तो कभी कभी कुछ आगे पीछे हो जाता है, मतलब 3-4 दिन या 5-6 दिनों का अंतर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये तो निर्धारित किया जा सकता है कि इस महीने में, इस पक्ष में, और कदाचित इस तिथि में यदि स्पष्ट रूप से गणना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूले, केवल यही फॉर्मूला एक नहीं है। जब आप प्रश्न मार्ग पढ़ेंगे, ये आप ग्रंथ देख लीजिए प्रश्न मार्ग, इस प्रश्न मार्ग के 18वें अध्याय में
ये 18वां अध्याय, इसके पूरे अध्याय में लगभग इसी विषय का वर्णन किया गया है। तो उसमें से एक सरल सूत्र फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो वो कहते हैं कि लग्नेन दोर युति तारकादि नभका, ऐसा करके उन्होंने एक वचन दिया हुआ है। तो उसी के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि शिशु का जन्म, जो गर्भस्थ शिशु है उसका जन्म कब होगा, कौन से नक्षत्र में होगा, कौन सी तिथियों में होगा, कौन से वार में होगा। क्योंकि देखिए जब चंद्रमा उस राशि अंश कला दिखला पर जाएगा तो वो गोचर से हम निकाल सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार होगा, कौन सा नक्षत्र होगा। क्योंकि राशि अंश कला विकला से तो नक्षत्र निकल ही गया आपका कि अमुक नक्षत्र के अमुक चरण में बच्चे का जन्म होगा, और वो कौन से दिन आएगा ये गणना करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर प्रदर्शित कीजिएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।